नमस्कार दोस्तों। मुंबई में जैन धर्म का एक मंदिर जो करीब 100 साल पुराना था उसे तोड़ दिया गया और उसे बीएमसी ने तोड़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि यह वह अल्पसंख्यक समुदाय है जो नरेंद्र मोदी का आंख मूंछ कर समर्थन करता है, भाजपा का वोटर है, लेकिन की मंदिरों से तोड़ किसी से छुपी नहीं, क्योंकि एक इससे धर्म, पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक 50 से धर्म, ऊपर मंदिर एक तोड़ दिए राष्ट्र, थे। एक बनारस को पर स्मार्ट सिटी बनाने भारत के चले। नाम पर सैकड़ों उधर मंदिर ध्वस्त कर दिए। अंबाला में नरेंद्र मोदी ईसाई और सीएम समुदाय देवेंद्र फडणवीस को एक कब्रिस्तान निंदनीय पे कृत्य के लिए निगाहें गड़ा दी समुदाय हिंदू समुदाय के लोगों ने और उसको लेकर के विवाद खड़ा कर दिया और वो जिस तरीके से वहां आग लगाने की स्थिति आ गई। अब कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे, तमाम मस्जिद ढहाए जा रहे हैं, एक गुरुद्वारा ढहाया गया। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें होती हैं तो आता है कि आखिर इतनी सांप्रदायिकता, इतनी नफरत क्यों है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में 2 हिंदू मार दिए जाते हैं। दंगा होता है, तमाम फसाद चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, ह्यूमन राइट कमीशन, गवर्नर, जो हाई कोर्ट, सब पहुंच रहे हैं, सबको बड़ा दर्द है। जबकि किसी को दर्द नहीं दिखा था जब बहराइच में कुछ हो रहा था, किसी को दर्द नहीं दिखा था जब नूह में हो रहा था, किसी को दर्द नहीं दिखा था जब संभल में हो रहा था, और इसी तरह देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। वह ईसाई समुदाय, जब अभी हाल की बात है, वक्फ बोर्ड का जब एक्ट लाया जा रहा था तो केरल का पूरा ईसाई समुदाय समर्थन करता नजर आ रहा था नरेंद्र मोदी का। और इसी तरीके से कुछ सिख संगठन कर रहे थे, कुछ जैन संगठन कर रहे थे, कुछ बौद्ध संगठन कर रहे थे, और इस तरह से बताया जा रहा था सबकी तो इच्छा है। जो मंत्री इसका विधेयक लेकर के आ रहा था वो खुद को बताता है कि मैं भी तो अल्पसंख्यक हूं, मैं भी तो बौद्ध हूं। तो यह स्थिति होती है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह कब्जा करने की नीयत चल रही है वो देखने को मिल रहा है तमाम, चाहे पंजाब में हो या दूसरे तमाम राज्यों में। इस तरह से क्लैश हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। कहीं पारसियों की जमीनों पे कब्जा और उनके तमाम सारे धार्मिक जगहों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो यह एक जगह नहीं, यह सब होता है। तब हमें याद आता है कि आखिर खेल क्या हो रहा है। अब मैं आ जाता हूं कि बंगाल में क्या हो रहा है, क्योंकि बंगाल को लेके कई बार हमसे भी लोग कहते हैं आप बंगाल पे नहीं बोल रहे। नहीं, बंगाल पे हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हम बोले क्यों, वहां पर भी तो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, जैसे संभल में हुआ, जैसे बहराइच में हुआ, जैसे नू में हुआ, जैसे पालघर में हुआ था, या सब जगह हुआ। तो हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश में हो गया एक जिले में। तो ये दंगे रोज किए जाते हैं, कराए जाते हैं। क्या है इसकी साजिश को समझने की जरूरत है। आप इसके लिए हमें देश की आजादी के पहले जाना पड़ेगा। ये आग, सांप्रदायिकता की आग 200 साल पहले अंग्रेजों ने जलाना शुरू किया था, और अंग्रेजों ने ये चिंगारी भड़काई थी। क्यों? क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम की एकता टूटेगी, तब तक हिंदू मुस्लिम आपस में भेद नहीं करते थे, एक ही गांव में रहते थे, एक साथ खाते थे, रहते थे, जीते थे, अपने अपने काम करते थे और खुश रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के देखा कि हमारे ऊपर चुनौती क्या है, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स में लड़ाई कराई। भारत के इतिहास में पहला यदि कहेंगे सांप्रदायिक दंगा तो पारसियों और मुसलमानों के बीच हुआ। अब आप सोचिए, पारसी और मुसलमान लड़े। उसके बाद दूसरा दंगा दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, और उसके बाद में, और ये सब कुछ जो भड़काया गया अंग्रेजी हुकूमत के दौरान। और अब जब हम बात करते हैं तो अब देश के अंदर, पीछे हम देख चुके हैं, जैसे एक जनता पार्टी सरकार के दौरान एक आग लगाई गई थी
सिखों और हिंदुओं के बीच में जो जलाई गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि 1980 के दशक में आते आते हिंदू और सिख के बीच में विवाद खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने लगे और फिर दंगे फसाद हुए। बहरहाल आतंकी घटनाएं हुई। अब इसके बाद में हिंदू मुस्लिम की आग को जिस तरह से जलाया गया था, उस काम को आरएसएस ने आगे बढ़ाया। अब आता हूं, ये जो पूरा खेल हुआ था, तो आजादी के पहले किस ढंग से किया जाता था वह समझ लीजिए। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर मुस्लिम लीग, 3 राज्य ऐसे थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा यानी आरएसएस मिलकर के सरकार चला रहे थे। अंग्रेजों ने 32 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया था। सोचिए आप, इतने काबिल नहीं थे, उनसे बड़े बड़े काबिल पड़े थे, अंग्रेज पड़े थे, लेकिन उन्हें किया था क्योंकि उनका प्रयोग करना था। प्रयोग काहे के लिए वो भी बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि उसी बंगाल में मुस्लिम लीग के थे बैरिस्टर फजलुल हक, वो मुख्यमंत्री थे, और हिंदू महासभा आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री। और इन लोगों ने वहां सरकार चलाई और आग लगाई दोनों संप्रदायों में। एक हिंदुओं को भड़काता था, एक मुस्लिमों को भड़काता था। यह प्रयोग हुआ, और फिर यह प्रयोग कहां हुआ? बलराज मधोक ने जम्मू में किया। वहां पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, और फिर यही प्रयोग पंजाब में हो रहा था, यही प्रयोग सिंध में हो रहा था, और यही प्रयोग सीमांत प्रांत में हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। तो अब आप समझिए, इस तरह से आग लगाने का काम किया गया था। और इसको लेके 1947 सितंबर महीने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी 4 सितंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि आरएसएस के लोग कुछ मुस्लिम के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली में, करीब 500 लोग ऐसे आए हैं, और ये लोग यहां पर इस तरह से सांप्रदायिक दंगे और फसाद करने का पूरा खेल कर रहे हैं। अब आप सोचिए उस समय की बात। उसके बाद में मई महीने में इसी तरीके से सरदार पटेल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में एक चिट्ठी लिखी। उसमें बताया किस तरह से ये खेल किए जा रहे हैं, और कई ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं, और उनको लाकर के मुस्लिम्स के बीच डाल के दंगे फसाद कराने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में मुसलमान मारे जा रहे थे, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे थे, बिहार में मुस्लिम मारे जा रहे थे, इसी तरीके से जम्मू में मुस्लिम मारे जा रहे थे। अब ये सारे जब खेल चल रहे थे, महात्मा गांधी ट्रेन से रवाना हुए नोवाखली के लिए, और नोवाखली पहुंचकर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा, हम खाना पीना सब छोड़ देंगे यदि आप लोग यह नहीं रोकेंगे। बहरहाल गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर सुशीला नैयर, उन्होंने जांच के बाद गांधी जी के कहा कि अब गांधी जी की जो हालत हो गई, उनकी किडनी में जितना एसिड जमा हो गया है, उसके कारण वो 72 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनकर के सारे मुसलमान आ गए हैदरी मंजिल, जहां पर गांधी जी रुके हुए थे, उसके बाहर आकर के वो रोने लगे। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और कहा, गांधी जी आप सलामत रहें, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम माफी मांगते हैं। और उसके बाद में मोहब्बत की दुकान खुली। इसी तरीके से जब वहां शांत करा के गांधी जी फिर दिल्ली आए, दिल्ली में वो लगे और दिल्ली में उन्होंने समझाना शुरू किया कि मुसलमानों को मत मारो, और इसको लेके अनशन किया। बहरहाल दिल्ली का दंगा रुका। उसके 12 दिन बाद में चित्पावन ब्राह्मण यानी आरएसएस के जो गुरु होते हैं, संघ प्रमुख होते हैं, वो उनके सब लोगों के इशारे पे एक साजिश रची गई। सावरकर, गोडसे और ये पूरा गैंग लगा, और उसके बाद उस बुजुर्ग गांधी को, जीर्ण शीर्ण हो चुके गांधी को, जो इतने दिन से अनशन पर था,
उसकी छाती में गोली उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहा था, उधर वो शांति अमन स्थापित करने का काम कर रहा था। वो पाकिस्तान भी जाकर यही संदेश तो देना चाहता, उसको खत्म कर दिया। वो गांधी, वो संत चला गया इस दुनिया से। अब आप इस खेल को समझिए। मैं इसको इतना क्यों बताया? क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज टीएमसी में भी दो खेमे, एक ममता बनर्जी खेमा, एक उनके भतीजे अभिषेक का। अभिषेक हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, ममता वो करती है, और उधर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती है। जिस तरीके का मोहन भागवत ने संदेश दिया और उस संदेश का को प्रयोग में लाया गया, उसके बाद में अब इस सांप्रदायिकता से ही चुनाव जीतने का खेल किया जाता है। और यह सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव तो जीता जा सकता है ऐसे, क्योंकि वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम सारी है। बंगाल की बद से बदतर हालत, यदि हिंदुस्तान की खराब है तो वहां भी खराब है, और ज्यादा खराब। बावजूद इसके लोग वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस खेल के जरिए क्या किया जाता है, एक उनकी वकालत करेंगे, एक उनकी वकालत करेंगे, और इसमें कांग्रेस और वामपंथी दलों की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। दो ही लोग रह जाएंगे, एक हिंदू महासभा, एक मुस्लिम लीग। तो इसी तरह का खेल आज हो रहा है, और वही खेल ममता बनर्जी और आरएसएस के बीच चल रहा है। यह मिला जुला खेल है, और इस खेल का एक उदाहरण दे देता हूं कि मिला जुला है। जो आज भारत का उपराष्ट्रपति है, जो सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने की बात करता है, जब वो इंसाफ की तरफ बढ़ता है, तो वही जब बंगाल का गवर्नर था, तो वहां से वो रोजाना चिट्ठियां लिखता था और सब कुछ लिखता था मुमता बनर्जी के लिए, न जाने क्या क्या कहता था, लिखता था। और जब वो उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना, वो जैसी महिला जब खड़ी हुई, तो ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का सपोर्ट किया, जबकि उस समय इतनी बेहतर स्थिति थी। उन्होंने धोखा किया और संघ के साथ खड़ी हो गई। यह इस बात का सबूत है, हर चुनाव में देखिए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जहां पर भी उन्होंने यह काम किया, या तो हम रहेंगे या बीजेपी रहेगी, और किसी को नहीं रहने देंगे। तो इस राजनीति में ममता बनर्जी ने यह खेल किया, आग लगाने का काम किया है बंगाल। और बंगाल में जो यह आग लगी है, जिस तरीके से दोनों, भाजपा उन पर लगाती है आरोप, और वो भाजपा पर लगाते हैं कि दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से ममता बनर्जी वहां हिंदुओं की हत्याएं करवाती हैं, और भाजपा मुस्लिमों की हत्याएं करवाती है। और यह पूरा खेल चल रहा है, और यह सांप्रदायिकता की आग। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल तमिलनाडु में भी होना है, केरल में भी होना है, और अभी बिहार के चुनाव में होना है। और इसमें बिहार के लोग भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे उसका सेंटीमेंट वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता। तो यानी आप पूरे खेल को समझिए, यहां से झारखंड का भी प्रभाव पड़ता है, उड़ीसा पर भी प्रभाव पड़ता है, असम में भी प्रभाव पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ता है। तो इस तरह से इस पूरी बेल्ट में, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने और वामपंथी मुक्त भारत बनाने की पूरी एक साजिश है, जो संघ लंबे समय से करता रहा है, जो डीप स्टेट करती रही। और यह साजिश इस बार दो लोग मिलकर कर रहे हैं, और वो दो कौन है? एक टीएमसी है और दूसरी बीजेपी है। और ये सिर्फ यही दो नहीं है, ये वैसे ही भूमिका है जैसे आजादी के पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा करती। तो अब टीएमसी समेत तमाम सारे इस तरह के दल हैं जो मुस्लिम लीग का काम कर रहे हैं, और बीजेपी है जो वह काम कर रही है। उस भूमिका के कारण, यही भूमिका दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर रची गई थी, यही पंजाब में रची गई, और यही साजिश गुजरात में भी रची गई थी, जिसके कारण सब कुछ हुआ। तो ये पूरी साजिश इसलिए रची। सब कोई जानता है कि बंगाल में दोनों के बीच में 4-5% वोट का अंतर है, और यदि ये खेल हो गया जिसके लिए पूरी साजिश रची गई है, तो दोनों में से कोई एक सत्ता में आएगा।
एक विपक्ष में होगा, एक सत्ता में होगा, और ये मिलके खेल खेला जाएगा। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को बांग्लादेशी और सब कुछ बताएंगे, घुसपैठियों का संरक्षक बताएंगे, और अंत में इसको मिटा के, क्यों? क्योंकि बंगाल में भी तमाम सारी समस्याएं हैं और देश में भी हैं। देश बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे तमाम संकटों से जूझ रहा है। जिस तरीके से भारत ने गुलामी स्वीकार कर ली है अमेरिका की और चाइना की, जिस तरीके से तमाम और दूसरे खेल चल रहे हैं, ऐसे में यह दोनों मिलकर के, और दोनों कारपोरेट के संरक्षक हैं, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन जनता को बरगला करके और जो उनके हितैषी हैं वास्तव में, उन्हें खत्म करने की यह साजिश, वह साजिश चल रही है। इसे अब देश के लोगों को समझना होगा। समझ लेंगे तो समाधान आ जाएगा, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा। अन्यथा इस नफरत के खेल में फंस के आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से राजनीति नहीं सीखी, उन्होंने उनको पढ़ के, उनको जान के, अपनी दादी से जान के यह सीखा कि कैसे इस देश के और सच से लिए डट के खड़े होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। और पंडित नेहरू जैसे कहते थे कि समाज के आखिरी व्यक्ति को भी यदि आंख के आंसू हम जब तक न पोंछ दें, तब तक आजादी का मतलब पूरा नहीं होता। तो मेरा मकसद, मेरा जीवन अब सिर्फ इसी के लिए समर्पित है कि मैं सबसे आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछ सकूं। यानी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और यहां सत्ता के लिए दोनों इस देश के नागरिकों को मरवा रहे हैं और उसके बाद सत्ता का सुख भोग रहे हैं। यह है इस नफरत की डीप स्टेट की राजनीति जो चल रही है, जो आजादी के पहले भी चलती थी, जो अंग्रेजों ने पैदा की थी। इसलिए हमें आपको इसको समझने की जरूरत है। समझ गए तो समाधान है, अन्यथा झेलते रहिए। जय